हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस करने पर। फ्रेंड्स, वनीचू हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन हिस्ट्री की, जिसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और इसमें भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, ये भारत कब आए थे? तो 12 दिसंबर 1911 को आए थे। तो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। इनके आने पे जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है और राजधानी को कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो था आपका वायसराय था। और राजधानी कब परिवर्तित होती है? तो 1912 में कलकत्ता से कहाँ होती है? दिल्ली होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हार्डिंग प्रथम नहीं, हार्डिंग द्वितीय है। अगला है आपका हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस में देखते हैं। मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैया, बसंत कुमार, अवध बिहारी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत और दीनानाथ जो है इसमें सरकारी गवाह बन जाते हैं। और रास बिहारी बोस कहाँ भाग जाते हैं? तो ये जो है जापान भाग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपका दिल्ली षड्यंत्र केस। इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सरकारी गवाह कौन बनता है? आपका दीनानाथ। रास बिहारी बोस जो है इसी टाइम पे भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं? तो जापान में भागते हैं। अगला है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखते हैं ये कब होता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 में आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। ये कहाँ पे होता है अधिवेशन? तो लखनऊ में ही होता है। एनी बेसेंट और तिलक ने इसमें भूमिका निभाई थी गरम दल और नरम दल को साथ लाने में। और इसी में जो है मुस्लिम लीग भी आके मिल जाती है। और मुस्लिम लीग जब मिलती है तो इसमें जो है एक निर्णय दिया जाता है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है मांग स्वीकार कर ली जाती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई। यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है। और नरम दल प्लस गरम दल और मुस्लिम लीग सभी एक साथ मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं 1916 से लेके 1922 तक का कॉल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मतैक्य का काल था। तो 1916 से लेकर 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मतैक्य का काल था। आगे हम देखेंगे लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है मिलते हैं और इन्होंने जो है चंपारण के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराते हैं। तो किस अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं और ये चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में गांधी जी को बताते हैं। अब हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम जो है एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो तिलक ने की थी। अप्रैल 1916 में जो है तिलक करते हैं और एनी बेसेंट कब करती है? तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक जो पत्रिका थी उससे जो है प्रचार भी किया था। तो ये किसकी है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये जो है एनी बेसेंट की है। याद रखिएगा, मिलान में देता है कि कॉमनवेल्थ किसने है, किसकी है, किससे संबंधित है? तो एनी बेसेंट से। न्यू इंडिया किससे संबंधित है? तो ये भी एनी बेसेंट से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? तो वह था आपका होम रूल आंदोलन। कब ये प्रभावी हुआ था या कब लोकप्रिय हुआ था? प्रथम जो है विश्व युद्ध के दौरान ये प्रभावी हुआ था। आगे हम देखते हैं एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे। तो जब स्थापना हुई थी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की, उससे कौन संबंधित था? तो एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इससे संबंधित थे। एनी बेसेंट का जो कार्यकाल है 1847 से 1933 तक, इन्होंने फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी एनी बेसेंट थी। तो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा का रख लिया था?
तो 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन ने जो है अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा? स्वराज सभा रखा। और अध्यक्ष कौन थे स्वराज सभा का? तो महात्मा गांधी थे। इन्होंने ही कहा कि नाम को परिवर्तित कर लिया जाए, ऑल इंडिया होम रूल लीग से क्या कर दिया? स्वराज सभा कर दिया। अगला हम देखेंगे गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। तो कहाँ पे इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालते हैं गांधी जी? तो दक्षिण अफ्रीका में। यह जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। कौन होता था? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। तथा 1904 में डरबन में, डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। तो 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कौन करते हैं? तो गांधी जी जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में करते हैं। एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत थे। तो सत्य और अहिंसा किसके सिद्धांत थे? गांधी जी के सिद्धांत थे। गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। तो गांधी जी को जो है व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी दोनों कहा जा सकता है समाजवादियों में। गांधी जी सत्याग्रही रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान पर रखते थे। तो गांधी जी क्या करते हैं? सत्याग्रह की रणनीति में सबसे लास्ट में हड़ताल को वो रखते थे। अगला हम देखते हैं गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। तो गांधी जी जो सत्याग्रह का सिद्धांत था इनका, इससे ये करते थे कि शत्रु को पराजित नहीं करना है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित करके अपने अनुकूल शासन को करना है। ये गांधी जी का सिद्धांत था सत्याग्रह का। आगे हम देखते हैं गांधी जी ने कहा गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो किसने कहा कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है? ये आपके गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो है सर्वोत्तम उपाय क्या बताया? आत्मनियंत्रण बताया कि परिवार मतलब परिवार में संख्या जो है कम कैसे की जाती है? आत्मनियंत्रण से की जा सकती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। और ये भारत कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है गांधी जी के आगमन पर। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर है आपका 7। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये पीटरमारित्सबर्ग है, वहां से जो है गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और गांधी जी ने कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कौन सा है? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, उसी की अध्यक्षता किसने की है? तो गांधी जी ने की है। याद रखिएगा, बेलगांव। अगला है हमारा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे आश्रम बनाया और इसे जो है सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। फिनिक्स आश्रम जो है फर्स्ट होता है, वो कहाँ पे ओपन होता है? तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका डरबन में 1904 में ओपन करते हैं। कौन करता है? गांधी जी करते हैं। अगला है हमारा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। तो सक्रिय समझने कौन समझता था राजनीति को? गांधी जी, कि ये इससे क्या होगा? सामाजिक उत्थान और जन कल्याण हो सकेगा। अगला हम देखते हैं गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था। तो गांधी जी ने राजनीति के किस प्रतिमान को माना था? जिसमें आपका नैतिकता हो, धर्म हो, मानवता हो, ऐसा उन्होंने राजनीति की व्यवस्था को माना था। गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। गांधी चाहते थे कि राज्य ना हो, राज्य विहीन जो है समाज की स्थापना की जाए। अगला हम देखेंगे चंपारण आंदोलन 1917 की बात। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें इन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण आंदोलन को ही जो है आपका तिनकठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। तो तिनकठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। याद रखिएगा 3/20 कट्ठे की बात की जाती है इसमें, इसीलिए इसे तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं गांधी जी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के रूप में इन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो कैसा था? निष्क्रिय विरोध। आगे देखेंगे हम विदेशी वस्त्रों की बर्बादी। कौन सी? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी। एक सेकेंड। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो अंग्रेजों के लिए कहा था। अब हम गांधी जी के जो कुछ आंदोलन हैं जिनको क्रम से लगाने के लिए दिया हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो चंपारण का सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में होता है। उसके बाद आपका अहमदाबाद मेल हड़ताल होता है। कब होता है? तो फरवरी से लेकर मार्च 1918 में। खेड़ा जो होता है, खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? तो मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन 19 से 22 में होता है, 1920 से लेकर 22 में होता है। तो सबसे पहले आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद में मजदूर वाला, उसके बाद खेड़ा और फिर आपका असहयोग आंदोलन। तो ये चारों ही क्रम से लगाने के लिए दिए हुए थे। आगे हम देखते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ पे हुई थी? राजकोट में हुई थी। कस्तूरबा के साथ इनका विवाह कब हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में हो गया था। विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने किया था। तो विधि का अध्ययन कहाँ किया था कानून का? तो इन्होंने लंदन में किया था। वे रस्किन ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अनटू दिस लास्ट से ये सर्वाधिक प्रभावित थे। तो गांधी जी किस पुस्तक से ज़्यादा प्रभावित थे? अनटू दिस लास्ट। ये किसकी पुस्तक है? तो रस्किन की पुस्तक है। इस पुस्तक का संदेश क्या था? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस पुस्तक की मेन जो थीम थी वो था आपका कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। आगे हम देखते हैं गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित है? तो गांधीवादी जो विचारधारा है गांधी किससे प्रभावित थे? तो थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय, इन सभी से जो है गांधी जी प्रभावित थे। अब हम देखते हैं एस.सी. बोस या सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। तो किसने जो है गांधी को राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चंपारण का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। तो किस आंदोलन में जो है महात्मा का टैग इन्हें दिया गया? तो चंपारण आंदोलन में दिया गया। किसने दिया? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। नोआखाली काल में प्यारे लाल गांधी के सचिव थे। तो नोआखाली काल में जो है प्यारे लाल किसके सचिव थे? गांधी जी के सचिव थे। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकोम जो है सत्याग्रह, इसमें जो है गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं गांधी जी के अनुयायियों में से जे.बी. कृपलानी। तो गांधी के अनुयायियों में जे.बी. कृपलानी जो थे पेशे से केवल एक शिक्षक थे। पेशे से क्या थे? केवल शिक्षक थे। आगे हम देखते हैं सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो सेठ जमनालाल बजाज गांधी के निकट संबंधी थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। कौन? आपके सेठ जमनालाल बजाज। आगे हम देखेंगे जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता, महात्मा गांधी के सहयोगी थे। तो जमनालाल बजाज जो है एक कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। अगला हम देखते हैं किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो यरवदा जो कारागार है या जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। किसे दिया था? यरवदा को दिया था। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया है। गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। किसने इन्हें मारा था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए, मोस्टली सभी को पता होगा।
गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है? तो गांधी जी को जो है माउंटबेटन ने जो है क्या कहा है? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। गोखले ने गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो किसने कहा था गांधी जी को पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए? तो ये कहे थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले थे। गोखले ने ही इनको ऐसा करने को कहा था। गांधी जी ने कहा गलत साधना हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती है। गांधी जी कहते हैं कोई भी आप गलत इंटेंशन से अगर कोई भी आप काम करते हैं तो वो सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। किस आंदोलन में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो किसमें जो है पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की बात की है? तो अहमदाबाद में मिल मजदूर जो था उसी में जो है गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है। मजदूरों को इसमें जो है 35% बोनस जो है मिलना। गांधी जी ने क्या कहा था कि 35% आप लोग बोनस की बात कीजिए जो आपको मिल जाएगा, तो वो मिल भी गया था। जबकि इन्होंने कितनी मांग की थी? तो 50% की मांग की थी। आगे देखते हैं। गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। तो गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया? तो 1916 में। कहाँ पे दिया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। गांधी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। तो गांधी जी ने लॉ फर्म कहाँ पे स्थापित की थी? जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में है। कब की थी? तो 1930 में की थी। इसमें ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। इसी में जो है लॉ फर्म में ही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया गया। आगे देखते हैं हम। गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी के अनुसार जो है अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न कैसे होगा? जब उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अगला देखते हैं। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य किससे है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए हो, यही जो है गांधीयन इनोवेशन कहलाता है। अगला हम देखते हैं। गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की भी जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा, किशोर प्रसाद, HS पोलाक, ये सभी जो थे इसमें शामिल थे। किसमें? आपके जांच समिति में शामिल थे। चंपारण एक जांच समिति बनी थी, उसी में ये सभी शामिल थे। और गांधी जी को बुलाया किसने था? तो राजकुमार शुक्ल ने बनाया था। कहाँ पे? चंपारण आंदोलन के टाइम पे। ये कहाँ पे मिले थे उनसे? तो लखनऊ समझौते में मिले थे 1916 में। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया। भारत में जो है नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जो है औद्योगिक और मशीनीकरण के विरोधी थे। गांधी जी जो है औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे आएँ और मजदूरों का जो रोजगार है वो छिन जाए। आगे हम देखते हैं। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो किसने जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? वो थे आपके NG रंगा। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। तो इसी के विरोध में जो है खेड़ा आंदोलन हुआ था। किस लिए हुआ था? तो फसल जो है आपका नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार जो है लगान में छूट नहीं दे रही थी और भू राजस्व की उगाही प्रॉपर कर रही थी। इसी वजह से आपका खेड़ा आंदोलन होता है। ये कहाँ पे होता है? तो गुजरात में 1918 में होते हैं, मार्च 1918 में। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में जो है असमर्थ होने और राज्य प्रति असंतोष था। इस वजह से आपका खेड़ा आंदोलन होता है। अगला चैप्टर है हमारा किसान आंदोलन और किसान सभा। देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया आंदोलन था। इसका नेतृत्व जो है
1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय सिंह पाठक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो बिजौलिया आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम ने किया था। 1915 में किसने किया? तो विजय सिंह पाठक ने किया था। अगला देखते हैं। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो फरवरी 1918 में जो है यूपी में किसान सभा की स्थापना किनके सहयोग के द्वारा हुई? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी। मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा इनका पूरा नाम। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। कब था ये? तो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कि किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों के द्वारा। कहाँ पे चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में, यूपी के। और कब चलाया गया था? तो 1919 में। अगला हम देखते हैं। जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया वह कौन सा था? तो ये आपका अवध का क्षेत्र था, जहाँ पे रामचंद्र ने जो है किसानों को संगठित किया था। अगला है हमारा 1930 के दशक के किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित है। सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो आज का क्या है आपका अफगानिस्तान, उससे संबंधित थे। स्वामी रामानंद जो है हैदराबाद से संबंधित थे। अब्दुल हमीद खां जो है आपके दक्षिण असम से संबंधित थे। तो याद रखिएगा 1930 के दशक के किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता कहाँ के थे। अब हम देखेंगे सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। कब हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना? 1929 में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। इसके महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा जो है अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे? महासचिव थे। अध्यक्ष कौन था? तो सहजानंद सरस्वती थे। और स्थापना कब हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की? तो 1936 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। एका आंदोलन जो 1921 से लेकर 1922 में होता है। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी जो थे एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। एका आंदोलन हुआ कहाँ था? तो एका आंदोलन जो है आपका यूपी में हुआ था। मुख्य केंद्र इसका क्या था? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर था। जमींदारों द्वारा जो है लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को जो है यहाँ विरोध किया गया था। अब हम देखते हैं अगला। सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है हुंकार, इन्होंने ही प्रकाशित की थी। याद रखिए हुंकार किससे संबंधित है? तो सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। अगला हम देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि अनेक किसान नेता जो है इससे संबंधित थे बिहार प्रांतीय किसान सभा से। अगला है हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था और इनकी मृत्यु जो है 1950 से ठीक पहले हो गई थी। किसकी हुई थी? तो आपका सहजानंद सरस्वती की। तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1950 से पहले ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी हो गई थी उसी टाइम पे। आगे हम देखेंगे किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। ये एक कांग्रेसी नेता थे। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में कहाँ पे? तो ये गुजरात के बारदोली में, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये बारदोली? तो गुजरात में है। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था कृषक आंदोलन। किसके नेतृत्व में? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1929 में आपका फजलुल हक ने प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। तो फजलुल हक ने जो है किसकी स्थापना की? प्रजा पार्टी की। कब की? 1929 में की थी। बिहार का बाकस्त स्वयं खेती की भूमि, जिसे हम क्या कहते हैं? बाकस्त को क्या कहते हैं? स्वयं खेती की भूमि। आगे देखते हैं। तो बिहार के बाकस्त संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। तो बिहार का जो स्वयं संबंधित खेती है किससे संबंधित है? सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। बंगाल के
किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल में जो तिभागा किसान आंदोलन हुआ था उसकी मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना चाहिए तथा शेष 2/3 हिस्सा किसे मिलना चाहिए? तो बटाईदारों को मिलना चाहिए। ये कब हुआ था तिभागा आंदोलन? तो सितंबर 1946 में ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला है हमारा विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो किसने जो है भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया? तो ये थे आपके विनोबा भावे। कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के क्षेत्र में पोचमपल्ली नामक ग्राम सभा से किया गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ। भूदान आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा? भूदान आंदोलन के द्वारा। आगे हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति को छोड़कर 1953 में जो है भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। तो जयप्रकाश नारायण भी आपके भूदान आंदोलन से जुड़े। कब जुड़े? 1953 में जुड़े। अगला है हमारा ट्रेड यूनियन एवं समाज साम्यवादी दल। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।